नमस्कार दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कैश में ट्रांजैक्शन करने के लिए लिमिट क्या है, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, कितनी लिमिट तक कर सकते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत आप कितना लोन या फिर डिपॉजिट कैश में ले सकते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सिर्फ 20,000 रुपये तक ही लोन या फिर डिपॉजिट कैश में ले सकता है। यदि इससे ज़्यादा का अमाउंट है तो उसे बैंकिंग चैनल के द्वारा ही रिसीव करना होता है, जैसे कि अकाउंट पे चेक या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के द्वारा, जैसे कि RTGS, NEFT, टेक्स्ट्रा के द्वारा। तो दोस्तों, इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए अपनी प्रॉपर्टी को सेल करता है तो उस केस में भी उससे जो अमाउंट लेना है वो बैंकिंग चैनल से ही लेना है। 20,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट वो कैश में नहीं ले सकता है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनसे कि आप कैश में अमाउंट ले सकते हैं भले 20,000 से ज़्यादा है। तो दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट से लेते हैं या फिर बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक या कोऑपरेटिव बैंक में से अपना कैश निकालते हैं तो आप निकाल सकते हैं 20,000 रुपये से ज़्यादा भी कैश में। इसी प्रकार कॉरपोरेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है वहाँ से आपको कैश मिलता है, या कोई गवर्नमेंट कंपनी से आपको कैश मिलता है, या फिर कोई और इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन या बॉडी और क्लास ऑफ पर्सन जहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के द्वारा जारी करती है, या फिर दोस्तों आप ऐसे व्यक्ति से कैश लेते हैं जिसकी कि एग्रीकल्चर इनकम है और रिसिपिएंट की भी एग्रीकल्चर इनकम होती है और दोनों की इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत चार्जेबल नहीं है। तो इस केस में आप कैश में अमाउंट ले सकते हैं ऐसे व्यक्ति से। दोस्तों, मान लीजिए आप कोई लोन या फिर डिपॉजिट ले लेते हैं या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अमाउंट ले लेते हैं 20,000 रुपये से ज़्यादा, तो उस केस में कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है इनकम टैक्स में। दोस्तों, जितना भी अमाउंट आपने कैश का रिसीव किया है इनकम टैक्स की प्रोविज़न को वायलेट करते हुए उसकी इक्विवेलेंट पेनल्टी लगाई जा सकती है। जैसे कि आपने कोई घर सेल किया है और आपने मान लीजिए 2 लाख रुपया जो है वो कैश में ले लिया है पार्टी से, तो उस केस में 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है इनकम टैक्स में। दोस्तों, इसी प्रकार इनकम टैक्स एक्ट में लिमिट दी गई है कि कितना अमाउंट आप लोन का, डिपॉजिट का या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र के केस में कितना अमाउंट आप कैश में पे कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे भी आप सिर्फ 20,000 रुपये तक का अमाउंट ही कैश में पे कर सकते हैं। दोस्तों, यदि लोन, डिपॉजिट या फिर जो एडवांस है प्रॉपर्टी का वो आप देते हैं 20,000 रुपया या फिर उससे ज़्यादा का, तो उस केस में आपको इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही देना है, जैसे कि RTGS, NEFT, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट के द्वारा। दोस्तों, ये जो लोन या फिर डिपॉजिट है इसमें इंटरेस्ट भी ऐड करके देखा जाता है। मान लीजिए आपका 50,000 का लोन है, उसमें 5,000 का इंटरेस्ट भी बन जाता है, तो टोटल 55,000 रुपया हो गया है। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही पे करना है, आप कैश में पे नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि यहाँ से बैंक से विड्रॉल किया जाता है कैश का 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा 1 साल में, तो उस केस में आपका TDS भी काट लिया जाता है बैंक के द्वारा 2%। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कि आप कैश में पे कर सकते हैं भले ही अमाउंट 20,000 से ज़्यादा है। जैसे कि आपने लोन या डिपॉजिट लिया हुआ था गवर्नमेंट कंपनी से या बैंकिंग कंपनी से या कॉरपोरेशन से जो कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है, या किसी गवर्नमेंट कंपनी से या किसी और इंस्टीट्यूशन से जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, तो आप ऐसे केसेस में कैश में इनको पे कर सकते हैं भले ही अमाउंट 20,000 से ज़्यादा है। तो दोस्तों, यदि आप इनकम टैक्स की प्रोविज़न की वायलेशन करेंगे, यानी कि लोन, डिपॉजिट या फिर जो स्पेसिफाइड एडवांस है इमूवेबल प्रॉपर्टी को पे कर देते हैं कैश में स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा, तो उस केस में पेनल्टी लगाई जा सकती है इक्विवेलेंट टू द अमाउंट रीपेड इन कैश। तो मान लीजिए आपने कोई हाउस ख़रीदा है और आप 2 लाख रुपए की पेमेंट कैश में कर देते हैं, तो उस केस में 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। दोस्तों, यदि कोई ट्रांजैक्शन ना तो लोन है, ना डिपॉजिट है या ना फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, तो क्या फिर आप कैश ले सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है
कि कोई भी पर्सन 2 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट रिसीव नहीं कर सकता इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे, यानी कि एक दिन में व्यक्ति से एग्रीगेट अमाउंट 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश में नहीं हो सकता। मान लीजिए दोस्तों, आपने किसी व्यक्ति को बिल रेज किया है, 1,50,000 का एक बिल है, 1,60,000 का दूसरा बिल है, तो टोटल अमाउंट 3,10,000 का हो गया है। तो जो अमाउंट आपको पे करेगा व्यक्ति वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा एक दिन में कैश में नहीं पे कर सकता। इसी प्रकार दोस्तों, आप सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए भी 2 लाख या उससे ज़्यादा का अमाउंट कैश में नहीं ले सकते। मान लीजिए आप कोई गाड़ी सेल करते हैं 5 लाख रुपए की, तो उस केस में भी आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट कैश में नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार किसी सिंगल इवेंट या ओकेजन के लिए भी किसी व्यक्ति से आप कैश में अमाउंट 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं ले सकते। मान लीजिए कोई बर्थडे पार्टी होती है या मैरिज फंक्शन होता है, तो आपका कोई रिश्तेदार आपको 2 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट कैश में नहीं दे सकता है। दोस्तों, कौन से व्यक्ति हैं जो कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट कैश में ले सकते हैं? दोस्तों, ये अमाउंट एक्सेप्ट किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कोई बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक या कोऑपरेटिव बैंक में। तो दोस्तों, इन केसेस में जो अमाउंट है कैश में लिया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया था कि जो डिजिटल पेमेंट है वो मैंडेटरी की गई है यदि व्यक्ति की बिजनेस इनकम या टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा होती है फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में उसे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम की ऑप्शन देनी होती है कि पेमेंट जो है डिजिटल मोड से एक्सेप्ट करता है। तो यदि वो इसकी वायलेशन करता है तो उस केस में 5,000 रुपये पर डे की पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो दोस्तों, यदि आप इस प्रोविज़न की वायलेशन करते हैं तो कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है? तो दोस्तों, इस केस में भी जितना अमाउंट आप कैश में एक्सेप्ट करते हैं उसकी इक्विवेलेंट पेनल्टी लगाई जा सकती है। मान लीजिए आपने 5 लाख की कार सेल की है, 5 लाख रुपये अमाउंट आप कैश में एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो 5 लाख रुपये तक की पेनल्टी इनकम टैक्स ऑफिसर लगा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो उस केस में वो खर्चा भी कैश में नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति को एक दिन में 10,000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट जो है कैश में नहीं की जा सकती है। यदि वो ऐसा करता है तो उसने जो खर्चा किया है उसको अलाउ नहीं किया जाता है, इनकम टैक्स में डिडक्शन नहीं दी जाती है। इसके लिए आपको सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 रेफ़र करना है इनकम टैक्स में। इसकी कुछ एक्सेप्शन दी गई हैं रूल 6DD में, जहाँ पे कि आप कैश में खर्चा कर सकते हैं। दोस्तों, यदि कोई बिजनेसमैन कोई लाइबिलिटी इनकर कर लेता है और उसे बुक कर लेता है, लेकिन अगले साल में वो अमाउंट जो है पे कर देता है कैश में 10,000 रुपये से ज़्यादा, तो उस केस में भी वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत चार्जेबल होती है। मान लीजिए आपका कोई क्रेडिटर था जिससे कि आपको 25,000 की पेमेंट करनी थी 31 मार्च को, आपने पेमेंट नहीं की लेकिन खर्चा बुक कर लिया है अक्रूवल बेसिस पे, और आप अगले साल पेमेंट करते हैं कैश में 10,000 से ज़्यादा की, तो उस केस में इसे डीम्ड इनकम मान लिया जाता है। जो अपना खर्चा पिछले साल क्लेम किया है वो आपको नहीं मिलता है, अगले साल में उसे डिसअलाउ कर दिया जाता है। दोस्तों, यदि प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज है तो उस केस में 35,000 रुपये की पेमेंट आप कैश में कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं होती है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो उस केस में जो फिक्स्ड एसेट है वो भी कितने अमाउंट तक कैश में परचेज कर सकता है, इसके लिए भी लिमिट दी गई है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है और कोई एसेट परचेज करता है तो उस केस में जो पेमेंट है, जो एग्रीगेट पेमेंट है, व्यक्ति को 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश में पेमेंट करने अलाउ नहीं है। तो यदि वो ऐसा करता है तो उस केस में इसे एसेट की कॉस्ट नहीं मानने जाता है। तो जब एसेट की कॉस्ट ही नहीं मानी जाएगी तो दोस्तों उस केस में आप डेप्रिसिएशन भी क्लेम नहीं कर सकते हैं इनकम टैक्स में, और जो डेप्रिसिएशन आप क्लेम नहीं कर पाएंगे तो इस प्रकार आपकी जो इनकम है बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। इस प्रकार आप कोई फिक्स्ड एसेट या जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश में नहीं कर सकते। दोस्तों, कोई व्यक्ति कैश में कितनी डोनेशन दे सकता है, इसके लिए लिमिट दी गई है। यदि किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देती हैं तो आप 2,000 रुपये से कम के अमाउंट ही कैश में दे सकते हैं। 2,000 रुपये से ज़्यादा यदि अमाउंट हो जाता है तो उस केस में आपको इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही देनी होती है, अदरवाइज़ आपको इस डोनेशन की डिडक्शन नहीं मिलती है 80G सेक्शन के अंतर्गत जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। दोस्तों, यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उस केस में आपको प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम अकाउंट पे चेक किट एक्स्ट्रा से ही पे करना होता है। आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप कैश में पेमेंट करते हैं तो उस केस में आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80D के अंतर्गत वो अलाउड नहीं होती है।
दोस्तों इनकम टैक्स में आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए अमाउंट कैश में इनकर कर सकते हैं, लेकिन ये अमाउंट जो है वो 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसकी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 80D के अंतर्गत इनकम टैक्स में, जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। दोस्तों यदि आपका कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।